पिछले 4.5 महीने से हम वॉच कर रहे हैं। वो किसी एक लड़के का काम नहीं है। उसका दहशत ख़त्म करने की ज़रूरत थी। ऐसी दहशत एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी के साथ के लोगों ने डर के पुलिस को भी मैसेज डाला हुआ है। बड़ा क्रिमिनल साबित करने की रेस में वो दौड़ रहा था। जब हमने अरेस्टिंग शुरुआत की थी तो ये फरार हो गया था। जब पुलिस व्हीकल वहाँ पे रुकी, उस पर फायर किया। डीएसपी नायक जो गाड़ी चला रहे थे, उनके पैर के पास से गोली निकली है। उसको सरेंडर करने के बोलने के साथ साथ हमने जवाबी फायर किया। जब फायरिंग बंद हुई और 5-10 मिनट बाद हमने उसके चेक किया तो वो वहाँ पे मौके पे मृत पाया गया। 6, 7, 8 राउंड के आसपास अमित जोश ने फायर किया है। 15-16 राउंड के आसपास पुलिस पार्टी की तरफ से। अभी ये केस खत्म नहीं हुआ है। इस केस में भी अभी ऐसे लोग हैं जिसने उसको प्रश्रय दिया है और शरण दिया है। कल शायद जमानत हुई है हाई कोर्ट से उसके जीजा की। वो भी इसी तरह का के क्राइम में इन्वॉल्व है और उसका भी नाम गुंडा बदमाश की लिस्ट में खुला हुआ है। समय है उसके लिए भी कि सुधर जाएगा। मेरे को 9 महीने हो गए। मुझे लगता है कि गुंडे बदमाश लोगों के लिए कोई राजनीतिक जगह नहीं होनी चाहिए और मैं उसमें कभी पढ़ता भी नहीं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं उमेश चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल यानी कि 8 नवंबर को भिलाई में हुए एक बदमाश के एनकाउंटर के मामले में पुलिस ने बहुत सारी चीजें बताई। ये बताया कि किस तरीके से उसका पता चला कि वो जयंती स्टेडियम के पीछे है। इसके बाद पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मीडिया को बताया। उन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। ये भी बताया कि अपराधी ने कितने राउंड फायर किए और उसके बाद पुलिस को कितने राउंड फायर करने पड़े, कौन कौन लोग उसके पीछे लगे हुए थे और फायरिंग की शुरुआत के बाद किस तरीके से और पुलिस बल को बुलाना पड़ा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एसपी ने इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई बताई हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं एसपी जितेंद्र शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरे एनकाउंटर के मामले में वो क्या बता रहे हैं। कल की घटना के बारे में आप सबने देखा ही है। और जो अपराधी था अमित जोश, जो काफ़ी कुख्यात और इनामी अपराधी था, जिसका शौक या सगल बोल सकते हैं कि अपराध करना उसका शौक या सगल था। लोगों को डराना, लोगों को डराने के लिए किसी भी हद तक जाना, बंदूक टिका के लूट कर लेना, छोटी छोटी बात पे जान से मारने की कोशिश करना, ऐसे अपराधों में वो लगातार संलिप्त रहा है। और इसीलिए उसके अपराधों की जो फहरिस्त थी वो 36 अपराध तक पहुंच गई थी, जो 2006 से शुरू करके 2024 तक अभी टोटल उसके खिलाफ 36 अपराध हो चुके थे। ये जो कल हुआ वो 37वां है। उन अपराधों की फहरिस्त लंबी होती ही चली जा रही थी और उसका मनोबल और जो उसका जो अपराध करने का डेयरिंग है वो उसको लगातार बढ़ावा दे रहा था कानून की नज़रों से। और कानून से वो लगातार डॉज देते हुए खुद को बड़ा क्रिमिनल साबित करने की रेस में वो दौड़ रहा था। उसका खुद का सपना था कि मतलब वो शहर उसके छत्र छाया में रहे, उसके गुंडागर्दी में चले। ऐसा आरोपी था जिसने जून में, आप सभी जानते हैं, रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास 2 इनोसेंट लोगों को बहुत छोटी सी बात या बिना वजह बोल दें तो वो भी गलत नहीं है, 2 लोगों को गोली मार दी थी। और न सिर्फ गोली मारी बल्कि उसके एक साथी ने थाने में आके शुरुआत से ही उस घटना को दिग्भ्रमित भी किया था कि मैं तो जानता हूँ। एक जो उसका अपोनेंट था गुंडागर्दी में, सैमुअल, उसको प्लॉट कराया उसमें कि उसने मारा। हम तो जानते हैं, पहचानते हैं, देखे हैं। तो पुलिस की संजीदगी थी कि पिछले अगले 3-4 घंटे में घटना को शुरू से ही मतलब हमने पकड़ा था। तो वो पता चल गया कि और किसी दूसरे ग्रुप का काम है। और तब से फिर हमने जब अरेस्टिंग शुरू की थी तो उस घटना में शामिल जितने भी अन्य लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया था, 4 लोगों को। बट उसी सुबह ये अमित जोश, जब हमने अरेस्टिंग शुरुआत की थी तो ये फरार हो गया था। तब से इसकी तलाश जारी थी और
विभिन्न प्रदेशों से लेके हुए इसको लगातार हम इसके जो जितने भी इसके क्लोज फ्रेंड्स रहे हों, चाहे इसके नीचे गुंडागर्दी करने में इसके साथ जो सम्मिलित शागिर्द लोग रहे हों, इसके मदद करने वाले लोग रहे हों, इसके परिवार के लोग रहे हों, सबके ऊपर नज़र लगातार बनाई रखी हुई थी, सर्विलांस पे रखे हुए थे सभी को। काफ़ी चैलेंजिंग भी था। 2 बार इसके बारे में दुर्ग पुलिस को थोड़ा सा कुछ चीज़ें सुननी भी पड़ी। कई बार कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी इस पे संज्ञान लिया हुआ था कि एक गोलीकांड का आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं इस प्रकार के अपराधी और इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों के लिए नोट जीरो टॉलरेंस का, उसका हम दुर्ग पुलिस अक्षरशः पालन कर रही है। 2 दिन पहले हमको उसके शहर में होने की या शहर आने की सूचना मिली कि वो आने वाला है या शायद शहर में है। इस इनपुट पे हमने सभी लड़कों को, चूँकि हमारे पहले भी लड़के बाहर लगे हुए थे, बट यहाँ पे अलर्ट किया। जो भी संभावित जगह हो सकती थी, जो भी संभावित तरीके हो सकते थे आने जाने के, उन सभी जगहों को हमने पिछले 2 दिनों में फिर से खंगाला। कल शाम को उसी तारतम्य में हमारे एक पेट्रोलिंग जो क्राइम की टीम है, जो अपनी बीट्स देखती रहती हैं, वो ऐसे ही निकले हुए थे। तो जयंती स्टेडियम के पास उन 2 लोगों को ये दिखाई पड़ा जयंती स्टेडियम के पास। जैसे ही इन्होंने मतलब उसको देखा, वो पुलिस को पहचाना, वहाँ से उसने निकलने का प्रयास किया। तत्काल ही चूँकि दोनों आरक्षक सादे ड्रेस में और बिना वेपन और बिना किसी उसके थे, तो उन्होंने अपने कंट्रोल के माध्यम से और डायरेक्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों, डीएसपी क्राइम एससीसी प्रभारी टीआई, इन लोगों को कॉल किया। तत्काल कंट्रोल से पॉइंट चला एससीसी भिलाई 6 थाने के लिए भी। तीनों लोगों ने तत्काल विदिन 5 मिनट, चूँकि रिपोर्ट पहले से ही सुबह से ही चल रहा था कि यहाँ पे ही मिल सकता है, तत्काल एक्शन लिया और जयंती स्टेडियम के पीछे वाले एरिया में उसको दोनों तरफ से रोड ब्लॉक करके घेरने का प्रयास किया। उसने अपने को फंसता देखते हुए उसने, जब पुलिस व्हीकल वहाँ पे रुकी, उस पर फायर किया। इनिशियल फायरिंग में उसके हमारे गाड़ी पे जो फायर आया, उसमें डीएसपी नायक जो गाड़ी चला रहे थे, उनके पैर के पास से गोली निकली है, जो गाड़ी में ही बुलेट फंसी रह गई। तत्काल सभी लोगों ने उसके पास हथियार मतलब देखते ही फिर गाड़ी से उतर के अपना छुपाव लिया। छुपाव लेने के पश्चात उसको सरेंडर करने के बोलने के साथ साथ हमने जवाबी फायर किया, परंतु उसने सरेंडर करने से इनकार करते हुए फायरिंग जारी रखी, जिस पे जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने भी पुलिस की तरफ से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। जब फायरिंग बंद हुई और 5-10 मिनट बाद हमने उसके चेक किया, तो वो वहाँ पे मौके पे मृत पाया गया। तो ये पूरी घटना थी और उसके पश्चात से, चूँकि अंधेरा हो गया था, कल सीन ऑफ क्राइम का जो विश्लेषण है, वहाँ से जो सीन ऑफ क्राइम से जो एविडेंस कलेक्शन की प्रक्रिया है, जो सीन ऑफ क्राइम का पूरा परीक्षण होना था, वो आज दिन भर एफएसएल की टीम ने वहाँ पे किया है और पोस्टमार्टम भी आज, अभी उसका जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से जिला मुख्यालय में, जिला हॉस्पिटल में हो रहा है। और जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं इससे रिलेटेड वो कराई जा रही हैं। कल इस संदर्भ में एक नया अपराध दर्ज किया गया, अपराध क्रमांक 250 नहीं इसमें ऐड नहीं किया, एफआईआर नया लॉन्च किया गया है और एफआईआर दर्ज करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, बता पाना बहुत मुश्किल है कि गोलियां कितनी लगी हैं। गोलियों की रिपोर्ट जो है, जो हमने अभी तक सुना है, जो टीम से जानकारी मिली है, 6, 7, 8 राउंड के आसपास अमित जोश ने फायर किया है और हमारे यहाँ जो फायरिंग हुई है वो एक लोगों ने 7-8 राउंड किया, एक लोगों ने 7-8 राउंड किया, ऐसे 15-16 राउंड के आसपास
पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग। पार्टी में कितने लोग थे? पुलिस पार्टी में 4 लोग थे जो सेक्टर 6 थाने से जो टीम थी, प्रशांत के साथ प्रशांत और उसके साथ एक एएसआई, 2 कांस्टेबल और 2 टीमें क्राइम से थी जो एक डीएसपी नायक लीड कर रहे थे 4 लोगों के साथ और एक टीआई तपेश्वर नेताम के साथ। व्हीकल कौन सी? टोटल 11-12 लोग थे। दोनों स्कॉर्पियो में? हाँ, दोनों अलग अलग अपने व्हीकल में थे, बट ब्लॉक करने के लिए फिर बाद में छोड़ के दोनों एक व्हीकल में थे। वहाँ पे जब पहली बार पार्टी ने देखा था तो वो अकेला ही था और पैदल था वहाँ पे। लेकिन कल को जो बताया जा रहा था कि किसी साथ में मोटरसाइकिल में आया था और वो इनपुट आई थी, वो हमारे पास इनपुट आई थी कि वो मोटरसाइकिल में जयंती स्टेडियम के पास कहीं देखा गया है। वो आज हम लोगों ने सब टीमों से बातचीत किया तो वैसा देखा गया, जो पहली बार जिसने देखा उसको वो वहाँ पे वो पैदल जा रहा था उसको देख। अगर अभी टाइम से हो जाएगा तो अंतिम संस्कार आज होगा, उनकी घर वालों की जो मान्यताएं होंगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो कल पीएम हो गया। अभी पीएम चल रहा है। एनएचआरसी की टीम नहीं आती, एनएचआरसी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजनी होती है। वो अभी हम एफआईआर दर्ज हो गई है, पीएम हो गया है, उसके बाद जो उनकी बिंदु होते हैं उसको पूरा करने के बाद वो आसाम से एक रिपोर्ट उनको सर अपने तरफ से और अभी तो पोस्टमार्टम चल रहा है, उनके परिजन है वहाँ पे, तो परिजन को सूचित कर दिए थे। परिजन को सूचित कर दिए, परिजन है वहाँ पे, पोस्टमार्टम के लिए उनकी प्रेजेंस चाहिए थी, परिजन है वहाँ। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन शासन की प्रक्रिया है। हमारी तरफ से, मेरी तरफ और आईएएस सर की तरफ से इनाम जो था 40,000 रुपये का, वो इनाम वो टीम को दिया। पुलिस टीम का है इनकाउंटर का श्रेय, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक आदमी काम नहीं करता। पिछले 4.5 महीने से हम वॉच कर रहे हैं, वो किसी एक लड़के का काम नहीं है। अलग अलग टाइम में 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन अलग अलग लोगों ने नज़र रखी है। जैसे अभी पिछला डकैती वाला था, हम बोले कि नहीं हम एक दिन में काम कर लिए और एक आदमी का उसका श्रेय है, मेरा अकेले का श्रेय नहीं है। एसपी के नाम पे चला जाता है तो बात अलग है, बट पूरी टीम ने काम किया है। मुझे लगता है कि मतलब उसका दहशत ख़त्म करने की ज़रूरत थी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी हैं ये संदेश सामने ज़रूर पहुँचाएंगे कि ऐसी दहशत एक्सेप्टेबल नहीं है। अलग अलग टाइम पे पुलिस को सूचनाएं मिलती रही हैं और पुलिस उसको मतलब उस सूचना को कंफर्मेशन के लिए भी हमने कई बार चेक किया है, अलग अलग जगहों पे होने की उसकी सूचना मिली है। एक आध दो और उसी के साथ के लोगों ने डर के पुलिस को भी मैसेज डाला हुआ है। जैसे आज ही मैं, कुछ लोग मीडिया वाले थे, मैं एक पत्र दिखा रहा था, एक पत्र उसी के जो उसके साथ भागा था उसी ने मेरे को लिखा हुआ है। चूँकि अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन भी था और वो फरार चल रहा था, उसकी फरारी और लंबी भी हो सकती थी। तो सूचनाएं अलग अलग सोर्सेस से मिल रही थी और अभी भी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। जितने लोगों ने इस दौरान उसकी मदद की है, जितने लोगों ने भी इस दौरान उसको प्रश्रय दिया है, जितने लोगों ने भी जुर्म करने वाले को बढ़ावा देने के लिए शरण दिया हुआ है, उन सभी को भी हम इस अपराध में फिर से खींच के ले आएंगे और उनकी सही जगह जो जेल में है उनको वहाँ पहुँचाएंगे। ऐसी परिस्थितियों और बाद में ऐसे सवालों का भी सामना करना पड़ता है और बहुत सारी लीगल प्रोसेसेस भी, चाहे जितना भी हम वो कर लें, हमको झेलना पड़ता है। परंतु आपने बहुत सही बोला है, हमको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, हमको जो वेपन मिले हैं वो पब्लिक सेफ्टी के लिए मिले हुए हैं पहला, और हमको जो वेपन मिले हैं वो अपने आत्मरक्षार्थ, जब भी हम अच्छे काम या किसी पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क में लगे हैं तो आत्मरक्षार्थ मिले हुए हैं। तो वो दोनों जो उद्देश्य हैं कि किसी भी इनोसेंट के ऊपर हमारी बुलेट नहीं चले, किसी भी ऐसे अपराधी पे भी ना चले जो निहत्था हो, और आत्मरक्षार्थ ही चले। इन 3 उद्देश्यों के तहत ही हम काम करते हैं और जिम्मेदारी होती है वेपन हम अपराधी नहीं बन सकते, हमारी जिम्मेदारी है कि हम वेपन रखे हैं तो वेपन के ये 3 उद्देश्य हमेशा ध्यान रखें और इन्हीं 3 उद्देश्यों के तहत पुलिस हमेशा वेपन यूज करती है। इसके अलावा कभी वेपन नहीं यूज। 10,000 मेरी तरफ से और 30,000 आईजी साहब की तरफ से। और ये अमित जोश के ऊपर कितना था? उसी के ऊपर। सर वो जो मौके पे जो स्कॉर्पियो सभी ने देखा है तो वो अमित जोश ने तोड़ा या फिर हमारी पार्टी ने जो ग्लास टूटा दरवाजे का वो बुलेट से टूटा है।
एक वो बुलेट जब घुसा है नीचे तो ग्लास का नीचे उसका बेस होता है, उस बेस में टूटा है शायद। लेकिन वो खसका हुआ दिख रहा है सर थोड़ा सा। अब वो फॉरेंसिक का पता चलेगा कैसा हुआ है। नीचे से वीडियोग्राफी नीचे से सर वो नीचे से जांच के आदेश हुए हैं क्या अभी? हाँ, आज हम उसमें चूंकि किसी भी इनकाउंटर में मजिस्ट्रियल जांच कंपलसरी होती है तो उसके लिए हमने अभी कलेक्टर को पत्र लिखा है। कलेक्टर महोदय उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए निर्धारित करेंगे, जिसमें सभी पहलुओं पे फिर से एक बार मजिस्ट्रेट की जांच भी होगी और उस पर रिपोर्ट भी आएगी। सर अमित जो फायर कर रहा था वो देसी कट पिस्टल था या रिवॉल्वर, कितने एमएम का था उसमें कारतूस? ये अभी बता पाना मुश्किल है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो। वैसे तो वो देसी पिस्टल है जो नॉर्मली उपलब्ध रहती हैं, 10 राउंड या 12 राउंड लगता है उसमें मैगजीन में, वो वही वाली पिस्टल दिख रही है। और बोर जो अंदाजन दिख रहा है वो 0.32 का ही बोर दिख रहा है, या हो सकता है उससे ज़्यादा हो तो अभी तो वो देखेंगे। वो 9mm पिस्टल नहीं होती, बोर होता है उसका 0.38, तो वो इजीली अवेलेबल है। टोटल 36 अपराध थे और 36 अपराधों की लिस्ट में भी आप देखेंगे तो 2006 से शुरू हुआ है और सामान्य मारपीट से शुरुआत किया। पहला अपराध जो था जो गंभीर चोट पहुंचाया था 324 दर्ज था। तब वो नाबालिग था, तब वो 15 साल का ही था। 12 केस जो हैं इसमें से 36 में से आर्म्स एक्ट के हैं। इसमें कहीं ना कहीं उसने चाकूबाजी की है या फिर उसने गोली चलाई है। एक 302 का अपराध है जो 2013 का है, जिसमें उसने जान से मारने का प्रयास किया था, बाद में आदमी की डेथ हो गई थी। ऐसे करके 4 या 5 लूट के अपराध हैं, 394 जो दर्ज हैं वो भी सारे आर्म्स के साथ हैं। मतलब तो वो लिस्ट आपको शेयर की गई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब तक कितने बार जेल गया वो? जेल तो मेरे सामने ही, वो जब मैं आया था तो उसके बाद ही एक बार हमने 354 में जेल भेजा और एक जेलर के ऊपर हमला किया हुआ था, जेलर के घर पे उस पे हमला किया हुआ था। 2 बार तो हमने ही जेल भेजा। सर वैसे बताया जाता है 6-7 मामले पे हिस्ट्री सीटर हो जाता है कोई भी अपराधी, तो सर 36 मामलों तक गुंडा बदमाश में लिस्ट है, इसका नाम में है, इसका खुला हुआ है। इसी कारण से आप देखेंगे कि जब ये छूट कर आया है जेल से उसके जस्ट 10-15 दिन बाद घटना हुई, तो ज़्यादातर टाइम इधर बीच चूँकि चुनाव भी था, ऐसे सारे लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही थी, तो उन सारे लोगों की चेकिंग और वो सब हो रहा था। तो चुनाव के पहले ही वो 2 बार जेल जा चुका था, बट जेल से छूटने के बाद फिर उसने जो लास्ट घटना की थी उसमें भी एक किसी चाय की दुकान वाली लेडी के साथ उसने लड़ाई झगड़ा किया था। उस पर हमको फिर उसके सुगबुगाहट पता चली थी, बट वो मिस हुआ था और उसके 2-3 दिन बाद ही वो गोली कांड हो गया था। सर अभी कितने खोखे पुलिस जब्त की है और उसमें आरोपी कितने हैं और पुलिस के कितने हैं? इसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, वो फॉरेंसिक की जांच क्लियर होगी। सर कितने खोखे? टेंटेटिव कैसे बताया जा सकता है? सोशल मीडिया पर अपराधी लिख रहे हैं कि वो बड़ा डॉन था, उस पर आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है? पता नहीं, पुलिस किसी को डॉन या बड़ा डॉन टाइप का नहीं देखती है। पुलिस सबको छोटा या ऐसा गुंडा बदमाशी। आपने ने भी कहा कि हम सब पे नजर रख रहे हैं, जो प्रेशर दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा था। आपकी जो आपके टेक्निकल टीम, हाँ, वो अपने आप को किस तरह से अब तक काम कुछ कर रही है कि उसके साथ कुछ फोटो जो है ना अब वायरल हो रहे हैं, पहले के थे वो तपन सरकार के साथ फोटो खिंचा रहा है और तपन सरकार को अपना आइडिया मानता होगा, ऐसा कहीं की पुलिस के जांच। मैं उसी पे आ रहा था कि पुलिस तो सबको एक बराबर से ट्रीटमेंट करती है, परंतु उसका अपना सपना था, वो खुद को मानता था कि वो बड़ा गुंडा है और वो डॉन बनेगा। तपन उसका खुद का भी लास्ट जब हम लोगों ने पकड़ा था तो उसका व्यू था कि तपन सरकार का वो समय ख़त्म हो रहा है या वो साइड हो रहा है, तो अब मैं उसकी जगह लूँगा, ऐसा टाइप का उसका सोच थी। क्राइम को ग्लैमराइज करने का, क्राइम को शौकिया करने का, क्राइम के माध्यम से खुद को स्थापित करने का उसका खुद का प्रयास और टारगेट रहा है, और वो विजिबल था, वो कहीं कोई ऐसा छुपाव नहीं था। वो उसके प्रोफाइल्स में भी दिखेगा, इंस्टा में भी दिखेगा, वो सारी चीज़ें सामने थी। ये पूरा 4 महीने कहाँ रहा है, मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन में? और वो अभी हमारे जांच में है, अभी हमको उसमें कई सारे लोगों को अरेस्ट करना है, इसलिए हम शेयर नहीं करेंगे। कई सारे ऐसे गुंडों को जो उसको सहयोग करते थे उसको अरेस्ट किया है। आप लोग जानते हैं मुकुल सोना से लेके जो भी छोटे छोटे ऐसे जो उसको सपोर्ट करते थे, हमने सबको उठा के एक बार
जेल भेजा है और कुछ लोगों के खिलाफ और भी जो इलीगल घरों पे कब्जा करके या दुकान खोल के या उससे अवैध ढंग से पैसे वसूलते थे, उन सब के खिलाफ भी दुर्ग पुलिस ने कठोर कार्रवाई की थी। और मैंने अभी बताया ना कि इस केस में भी अभी ये केस ख़त्म नहीं हुआ है। इस केस में भी अभी ऐसे लोग हैं जिसने उसको प्रश्रय दिया है और शरण दिया है, उनको दुर्ग पुलिस उनकी यथावत जगह जहाँ पे है उनको पहुँचाएगी। एटीएस और स्पेशल ब्रांच की भी मदद मिली है क्या? नहीं, हमारी अपनी इस क्राइम टीम और एसएसयू थी वो चल रही थी। हमको कुछ सपोर्ट जो इंटरसेप्शन और बाकी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो अलग से वो मिली है ना? हाँ, वो लेकिन डिटेल में शेयर नहीं की जा सकती। बहन चूँकि उस समय शायद उसका 2 दिन ही प्रेगनेंसी बची हुई थी और कानून जो बोलता है उस स्थिति में गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं था। उसको गिरफ्तारी भर के शायद जमानत हुई थी ना उसकी। जीजा और इसकी दोनों की हाई कोर्ट से 12 में कल बेल हो गई, तो उस समय उसकी स्थिति नहीं थी। बाकी उसकी मदर और उसके जीजा लोगों को जेल भेजा गया था और वो कारण भी इसीलिए था क्योंकि जब हमने उनको बुला के पूछताछ किया था तो उन्होंने एकदम सिरे से डिनाई कर दिया था कि हमारे पास तो आया नहीं। लेकिन जब हमने घर चेक किया तो जिस पिस्टल से फायरिंग हुई थी और जो पिस्टल था वो सारा उनके घर पे ही मिला था। तो उस अपराध में उनका नाम जोड़ते हुए उन्हें जेल भेजा गया था। अभी बोल रहे हैं कल शायद जमानत हुई है हाई कोर्ट से उसके जीजा की। वो भी इसी तरह का के क्राइम में इन्वॉल्व है और उसका भी नाम गुंडा बदमाश की लिस्ट में खुला हुआ है और समय है उसके लिए भी कि सुधर जाए वो। नहीं, घटना के बाद में सारे वरिष्ठ अधिकारी आईजी साहब खुद मौके वारदात पे पहुंचे हुए थे। उन्होंने सभी पहलुओं पे उन्होंने जानकारी ली और जिस तरह से टीम ने फिर वर्क किया और जिस तरह से टीम ने मौका वारदात पे अपनी सूझबूझ से घटना को अपने कंट्रोल में रख के नियंत्रित किया है, उसकी उन्होंने तारीफ भी की है और आगे भी सभी लोगों ने अभी तक तारीफ ही की है। आप लोगों ने भी बताया। कल आईजी साहब ने विजिट किया था वो एरिया। हाँ, आईजी साहब तत्काल आए हुए थे। क्राइम सीन की जांच चल रही, कितने सदस्यीय टीम गठित की है जांच? हमारी एफएसएल टीम है जो वो उसमें 2 या 3 लोग 3 लोग हैं उसमें। सभी सीएसपी और टीआई लोगों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अभी हमने एक मॉड्यूल भी बना के भेजा हुआ है कि महीने में एक बार सीएसपी कार्यालय में सभी सीएसपी लोग सारे निगरानी और गुंडा बदमाश लोगों की परेड कराएंगे। वो क्या कर रहे हैं, क्या कैसे रह रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, उनका व्यवसाय कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है, उसकी डिटेल भरवाएंगे। और सेम एक बार टीआई अपने थाने में करेगा। तो इस प्रकार कम से कम महीने में 2 बार गुंडा बदमाश लोगों की पेट्रोलिंग परेड उसकी ऑफिसेज में कराई जाएगी और इंश्योर कराया जाएगा कि उनके ऊपर चौकस निगाह रखी जाए। मेरे को 9 महीने हो गए। मुझे लगता है कि गुंडे बदमाश लोगों के लिए कोई राजनीतिक जगह नहीं होनी चाहिए और मैं उसमें कभी पढ़ता भी नहीं। जो गुंडा बदमाश है उसके लिए एक ही जगह है जो कानून और विधि सम्मत जेल की दीवारें हैं, वहीं पे होनी चाहिए। तो ये थे एसपी जितेंद्र शुक्ला जिन्होंने एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ सवाल थे जो तीरंदाज ने एसपी से जाने। उन्होंने क्या बताया ये भी हम आपको सुनवाते हैं। अमित जोश भिलाई टाउन का एक कुख्यात और शातिर और दुर्दांत इनामी अपराधी था जिसके खिलाफ करीब 36 से ज़्यादा मामले हैं और ज़्यादातर मामले गंभीर किस्म के हैं जिसमें 307 से लेके 302, 394 लूट और डकैती से रिलेटेड मैटर हैं जो ये दिखाता है कि वो बात बात पे चाकू चला देना, जान से मारने की कोशिश करना, लोगों को गन दिखा के कुछ भी लूट लेना, साथ ही साथ महिला संबंधी भी 2-3 अपराध हैं जिसमें 354 से। तो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति और उसकी गंभीरता उसकी हिस्ट्री शीट दिखाती है। पिछला जो भी अपराध था वो भी जून महीने में उसने रात को 1:30 बजे के आसपास यहीं सेंट्रल एवेन्यू में ग्लोब चौक के पास सरे रात जो बिना किसी वजह से 2 इनोसेंट बाइकर्स को उसने गोली चलाई हुई थी जिसमें दोनों भगवान की दया से तो बच गए थे। तब से उसको पुलिस सरगर्मी से उसके खिलाफ अपराध दर्ज करके तलाश कर रही थी। उसके बाकी सभी दोस्त और उसके बाकी सभी सहयोगी तो अरेस्ट हो चुके थे बट वो अपने शातिरपन के कारण फरार चल रहा था। पुलिस को उसको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी परंतु लास्ट 2 दिन से ये हमको इनपुट आ रही थी कि वो दुर्ग भिलाई आने वाला है या दुर्ग भिलाई में आ गया है। उसके
उसी इनपुट पे हम पिछले 2 दिन से सभी जगह संभावित जगहों पे तलाशी उसका जारी रखे हुए थे। इसी प्रक्रिया में कल शाम को 5 बजे हमारी क्राइम की एक जो टीम थी, जो बाइक से ऐसे ही उसके सर्चिंग में ही लगी हुई थी, घूम रही थी, उसको जयंती स्टेडियम के पास वो जाते हुए दिखा। उस लड़कों ने तत्काल, चूँकि वेपन रखा रहता है, उस पर सेंस लेते हुए, इन्वॉल्व नहीं होते हुए अपने वरिष्ठ डीएसपी क्राइम और टीआई एसीसीयू को इन्फॉर्म किया। तत्काल सूचना पे कंट्रोल के माध्यम से भिलाई नगर पुलिस और क्राइम टीम वहाँ पे पहुँची, 3 टीमें बनकर, और जैसे ही हम उसके नज़दीक तक पहुँचे, उसने पुलिस की टीम को देखते हुए उसके ऊपर फायर खोला। पहले 2 फायर में हमारी गाड़ी पे लगा और हमारी टीम बाल बाल बची, परंतु तत्काल फिर उसके वेपन की सेंस होते हुए ही हमने गाड़ी से उतर के आड़ लेकर उसको जब सरेंडर के लिए बोला तो उसने अपनी फायरिंग जारी रखी, जिस पे फिर पुलिस ने उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की आत्मरक्षार्थ, जिसमें वो वहीं पे ढेर हो गया। मौका वारदात का मुआयना करने पे उसके पास और वो जो चीज़ें दिख रही थी, उसका जो अन्वेषण है, जो उसकी लीगल प्रोसेस है, वो आगे जारी है। और एफएसएल की टीम आज दिन भर लगी रही मौका वारदात से सभी आवश्यक जो एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करने में, और आगे जो भी लीगल प्रोसेस है, पीएम से लेके जो भी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, अपराध दर्ज करने से लेके जो भी जांच होती है मजिस्ट्रेट के लिए, वो सब की कार्रवाई कराई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि पूरी घटना को अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचे। अभी ये जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि पुलिस की तरफ से फायरिंग कितनी हुई। पुलिस की तरफ से तो फिर भी हमको पता चल गया है कि करीब 16 के आसपास राउंड फायर हुए हैं, और लेकिन अमित जोश की तरफ से जो हमारी टीम ने बताया 6 से 7 राउंड उसने पहले 2 राउंड फायर किया, फिर बाद में 4-5 राउंड और उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया था। शासन की तरफ से तो जब से सरकार बनी हुई है तब से स्पष्ट निर्देश रहे हैं किसी भी प्रकार का टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस रखने का अपराधी और आपराधिक कृत्यों के अगेंस्ट, चाहे वो नशा रहा हो और चाहे ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो बात बात पे चाकूबाजी या गोली चला देना या लोगों की, इनोसेंट लोगों की जान की कीमत नहीं समझना, तो उनके लिए शासन से शुरू से स्पष्ट निर्देश रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दुर्ग पुलिस ने पहले दिन से ही इस पे बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट नज़रिया रखा हुआ है और हर ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जेल पहुंचाया है समयबद्ध तरीके से, और पूरी कोशिश थी कि इसको भी गिरफ्तार करके हम इसको जेल की हवा खिला सकें, परंतु अपने सातिर अंदाज से वो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और फरार चल रहा था। और फरारी के दौरान भी वो ऐसे प्रयास में था या ऐसा बेअंदाज था कि वो पुलिस को चैलेंज भी करता था। तो उसको देखते हुए जो कल उसने किया वो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फायरिंग करेगा ही करेगा। जो उसका पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो उसका बेखौफ अंदाज रहा है, उसको देखते हुए उसने वो हरकत की और उसका जवाब इस बार पुलिस तैयार थी उसको देने के लिए। तो वो प्रक्रिया हमने अपनाई है और सभी के लिए स्पष्ट और क्लियर निर्देश हैं सारे गुंडे, बदमाश और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कि वो जुर्म से, अपराध से हाय तौबा कर लें और इनसे दूर रहें, क्योंकि आपराधिक गतिविधियां और आपराधिक जीवन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो ये है पूरा एनकाउंटर का मामला जो कल यानी कि 8 नवंबर को भिलाई में हुआ। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।